आज फिर से हम एक आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं जिसका नाम है डेवेक्स एक्सेलेटर। देखो, जब भी हम किसी आईपीओ का एनालिसिस करते हैं ना, या हमको समझना है कुछ आईपीओ में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो बेसिकली मोटा मोटी दो तीन चीज़ें होती हैं, वो हमको देखने की ज़रूरत है ताकि हम समझ पाएँ भैया आईपीओ अपने लिए मतलब का है कि नहीं है। उनमें सबसे पहली चीज़ आती है कि इंडस्ट्री पोटेंशियल कितना है, जिस इंडस्ट्री में वो फॉल करता है उस इंडस्ट्री का पोटेंशियल कितना है। वो इंडस्ट्री भैया डिमांड में रहेगी नहीं रहेगी, लोग उसमें पैसा डालेंगे, ग्रोथ होगी नहीं होगी, सरकार सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद कंपनी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है, भैया अच्छे लोग चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, पास्ट में फायदा कर रही है कि नहीं कर रही है, पास्ट में कहीं लॉस लेकर के तो नहीं बैठी, बहुत बड़ा कर्जे में लेकर नहीं बैठी, धंधा ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आगे इसकी पोटेंशियल कितना है, कितना बड़ा हो सकता है, यह समझना ज़रूरी होता है। उसके बाद रेवेन्यू, प्रॉफिट लॉस, कितना कमा रही है, उसमें प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। उसके बाद वैल्यूएशन, प्राइस बैंड, जितना पैसा वो मांग रही है आईपीओ में ला करके वो वर्थ है कि नहीं है, उसके कॉम्पिटिटर से कहीं ज़्यादा महंगा तो नहीं है, कहीं सस्ता है, क्या है, वो समझने की ज़रूरत है। उसके बाद जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम। आईपीओ तो आ रही है भैया, पब्लिकली अवेलेबल होगी स्टॉक मार्केट में, लेकिन उससे पहले ग्रे मार्केट में जो प्राइस उसका चल रहा है, वो प्राइस अभी जिस प्राइस पर लॉन्च होगा उससे ज़्यादा है पहले, या उससे पहले ही कम चल रहा है, उसका फ़र्क क्या पड़ता है अभी वो भी समझाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें अपने को देखने की ज़रूरत होती है किसी आईपीओ में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है वो डिसाइड करने के लिए। अच्छा, एक डिस्क्लेमर दे दूं, जब हम ये सारी चीज़ें आज बात करेंगे डिटेल में, तो इसका पर्पस ये कतई नहीं है, मैं आपको कतई रिकमेंड नहीं करता कि किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ये दोनों बातें मैं नहीं बताता, मैं सिर्फ आईपीओ का एनालिसिस कर रहा हूँ। उसके बाद आपकी एक्सपर्टीज या आपका कोई एक्सपर्ट है संपर्क में तो उससे सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें भैया। मेरा काम सिर्फ एनालिसिस करना है, सलाह देना मेरा काम कतई नहीं है, ठीक है। हम जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं उस इंडस्ट्री का 5 साल में डबल होने का पोटेंशियल है, ये रिपोर्ट है, मैं अभी दिखाऊंगा डिटेल में। 20% कैगर, मतलब म्यूचुअल फंड भी 12% दे रहा है, ये इंडस्ट्री 20% कैगर देने का पोटेंशियल रखती है, वो सब भी हम बात करेंगे। अच्छा, फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस की इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, यानी कि को वर्किंग स्पेस, ये क्या होता है समझाता हूं। किसी बड़ी कंपनी को, किसी बड़े आदमी को, अब अंबानी जैसे आदमी को अगर कोई नया कंपनी शुरू करना है, क्या करेगा वो, पूरा का पूरा कैंपस खरीद लेगा, जमीन खरीद लेगा या बिल्डिंग खरीद लेगा, है। लेकिन सपोज कीजिए किसी ऐसे आदमी को स्टार्टअप करना है, कंपनी शुरू करनी है, जिसके पास शुरुआत में 100 एम्प्लॉयज रखने के पैसे नहीं है, 200 एम्प्लॉयज रखने के पैसे नहीं है, वो शुरुआत करना चाहता है सिर्फ 5 एम्प्लॉयज से। अब 5 एम्प्लॉयज से अगर उसको शुरुआत करनी है, क्या करेगा, कोई बिल्डिंग खरीदेगा या बिल्डिंग रेंट पे रहेगा, या कोई फ्लोर जिसकी कैपेसिटी 100-200 एम्प्लॉयज बिठाने की है, या 50 एम्प्लॉयज से कम का तो कोई फ्लोर भी नहीं मिलेगा आपको जनरली, तो इतना लेकर के वो क्या करेगा, खामखा उसके लिए एक्सपेंस है, लेकिन उसकी प्लानिंग 5 एम्प्लॉयज से शुरू करने का है। तो ऐसे में हीरो बन के रोल में आता है को वर्किंग स्पेस। को वर्किंग स्पेस क्या होता है, इनका या तो पूरा का पूरा बिल्डिंग होगा या पूरा का पूरा हो सकता है फ्लोर होगा। अब एक फ्लोर इन्होंने पूरा कॉर्पोरेट तरीके से इन्होंने बिल्ड कर रखा है, जिसमें 100 चेयर्स 100 सीटिंग लगा रखी है, मतलब वर्क स्पेस बना रखे हैं एम्प्लॉयज़ के बैठने के लिए। उसमें कैफेटेरिया, किचन, खेलने धूपने का वो सब होता है, पूरा कॉर्पोरेट माहौल होता है और बहुत अच्छा माहौल होता है। एक नया आदमी जिसको 5 एम्प्लॉय से शुरू करना है, वो क्या जाएगा, ऐसे कोवर्क स्पेस में जाएगा, वो कहेगा मुझे बस 5 सीट चाहिए 5 अपने एम्प्लॉयज़ को बिठाने के लिए। अब मान लो पर एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट 5,000 रुपये आती है, तो सिर्फ 25,000 में उसका काम हो गया, सिर्फ 25,000 रुपये मंथली रेंट उसको देना है। पूरे फ्लोर का रेंट हो सकता है 2 लाख रुपए हो या 3 लाख रुपए हो, तो उतना देने से वो बच गया ना, इसलिए ये को वर्किंग स्पेस का रोल आता है, ठीक है। अब ये जो हम कंपनी की बात कर रहे हैं डेवेक्स एक्सेलेटर आईपीओ, इसकी यूएसपी क्या है ये भी आपको समझाता हूं, बट उससे पहले ये समझ लो कि ये मार्केट साइज कितना बड़ा है। समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है, ठीक है। अब जेएलएल और कॉलियर्स के हिसाब से जो फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस यानी कि को वर्क स्पेस, ये जो मार्केट है लगभग 50 से 55 मिलियन स्क्वायर फीट का है। कहने का मतलब ये क्या हुआ, ये कहने का मतलब जितने ऑफिसेज हैं भैया, ऑफिसेज रियल एस्टेट का एरिया आप कैसे डिसाइड करते हो, स्क्वायर फीट में, तो जितने को वर्किंग स्पेसेस हैं वो सबको मिला दिया जाए तो अभी लगभग 50 से 55 मिलियन स्क्वायर फीट में है, ठीक है। अब ये ज़्यादा है कि कम है, ये कैसे डिसाइड करेंगे तो वो भी बताता हूँ सर। अभी ये 7 से 8% है टोटल ऑफिस स्पेस का। टोटल ऑफिस स्पेस का मतलब एक तरह का तो वो ऑफिस हो गया जो ट्रेडिशनल चलता है, ये तो बिल्डिंग है किसी एक आदमी का, या कोई फ्लोर है एक आदमी का अपना है या रेंट पर है। दूसरा को वर्किंग स्पेस है, तो को वर्किंग स्पेस कितना स्टैंड करता है इस कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में,
इस जॉब वाले इंडस्ट्री में। तो ये 7 से 8% अभी इसके पास है फिलहाल। लेकिन क्या 7 से 8% ही रहेगा आगे? नहीं, इसका पोटेंशियल ज़्यादा है। 2030 तक 15 से 20% पहुंचने का अनुमान है। यानी कि 20% कैगर अगर रहता है तो अगले 5 साल में ये इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, कंपनी नहीं, ये इंडस्ट्री डबल हो सकती है। ये बड़ी अच्छी बात है। रेवेन्यू साइज अगर आप देखो तो 12,000 से 15,000 करोड़ का है। ठीक, ये हमने बात कर ली इंडस्ट्री की। अब कंपनी पर आता हूं, डेवेक्स एक्सेलेरेटर आईपीओ पर आता हूं। अच्छा नहीं, उससे पहले ट्रेंड भी है, तो ट्रेंड भी समझा देता हूं, तब कंपनी पर आते हैं। ट्रेंड क्या कहता है? ये जो हाइब्रिड वर्क मॉडल है, मतलब मिक्स, ट्रेडिशनल वाले भी हैं, कोवर्किंग वाले भी हैं, मतलब कोवर्किंग स्पेस की ही मैं बात कर रहा हूं। ये जो मॉडल है ये अब धीरे धीरे परमानेंट होता जा रहा है। होता क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियां आज के समय में 10 से 30% टीम को फ्लेक्सिबल ऑफिसेस में रखना चाह रही हैं। अब मान लो किसी बड़ी कंपनी ने एक पूरा फ्लोर ले रखा है अपने 500 एम्प्लॉयज को बिठाने के लिए एक फ्लोर पे, लेकिन उसके कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो कि 30 एम्प्लॉयज नए आने हैं। अब 30 एम्प्लॉयज अगर नए आने हैं तो पूरा फ्लोर फिर से तो लेगी नहीं। फ्लोर में वही 100, 200, 300 लोगों की कैपेसिटी होगी। 30 एम्प्लॉय को बिठाने के लिए क्या करेंगे? कोवर्किंग स्पेस ले लेंगे। ठीक है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी आज इस तरफ जा रही हैं, इनका सहारा ले रही हैं। स्टार्टअप्स और एसएमई की अगर बात करो तो इनके लिए तो बहुत वरदान टाइप है ये, कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल है। क्योंकि स्टार्टअप एसएमई शुरुआत में ही बड़े नंबर एम्प्लॉय से शुरू करते नहीं है, 2, 4, 5 एम्प्लॉय से शुरू करते हैं, या हो सकता है कई सारे स्टार्टअप तो खुद से ही शुरू होते हैं। भैया हम ही मालिक हैं और हम ही एम्प्लॉय हैं, तो कहाँ जाकर के बैठे? घर में बैठ के काम करोगे? बीवी उधर चिल्लाएगी, जरा घर का काम नहीं करते, सब्जी भाजी ले आओ, बच्चे चिल्लाएंगे, माँ बाप कुछ कह रहे हैं तो काम हो नहीं पाता, ऑफिस चाहिए ना, क्या करोगे? कोवर्किंग स्पेस। इसलिए इंडस्ट्री में ये पोटेंशियल है। बड़ी एमएनसीज भी सहारा ले रहे हैं भैया, गूगल, अमेजॉन सैटेलाइट ऑफिसेस के लिए कोवर्किंग स्पेसेस इन दिनों यूज कर रही हैं। ये बड़ी बड़ी गूगल और अमेजॉन जैसी कंपनियां पूरा का पूरा कैंपस खरीदती हैं, पूरा कैंपस। अब छोटे शहर में खोलना है, कुछ सर्टेन चीज़ों के लिए खोलना है, सर्टेन ऑपरेशन चलाना है, तो ये भी ऐसे कोवर्किंग स्पेसेस का सहारा ले रही है। अब टीयर 2 सिटीज़ में बूम हो रहा है ये बड़ा ही इंडस्ट्री। बड़े शहरों में तो है ही, क्योंकि टीयर 2 सिटीज़ देखो आप, टीयर 2 सिटीज़ का मतलब पटना हो गया, रांची हो गया, जयपुर हो गया, लखनऊ हो गया, ये सब छोटे शहर की बात कर रहा हूँ। उनमें बड़ा बूम आ रहा है कोवर्किंग स्पेस का। क्यों आ रहा है? क्योंकि आप देखो ज़्यादातर स्टार्टअप्स, चाहे सुट्टा बार या ओयो या और भी कितने आप मैक्सिमम स्टार्टअप अगर आप देखो तो जो भूख होती है जिस आदमी में शुरू करते हैं कि वो कोई छोटे शहर का ही आदमी होता है। तो छोटे शहर से ही आज के समय में भारत के ज़्यादातर स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। अच्छा, छोटे शहरों में स्टार्टअप्स खुल रहे हैं तो छोटे शहर में कोवर्किंग स्पेस चाहिए। जैसा मैंने बताया कि छोटे एम्प्लॉयज से साइज से शुरू होता है, तो छोटे शहरों में ज़्यादा बूम आ रहा है इसका। 2030 तक इंडिया का ये फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस मार्केट 100 से 120 मिलियन स्क्वायर फीट का जा सकता है। अभी 50 है, 100 जा सकता है, यानी कि डबल, 5 साल में डबल हो सकता है इंडस्ट्री। अब फाइनली आते हैं हम कंपनी पर। सबसे पहली चीज़, कंपनी की शुरुआत कोई कहाँ से हुई, कैसे हुई? 2017 में से शुरुआत हुई थी। 28 सेंटर है आज इनके पास, 11 सिटीज़ में है, 14,000 प्लस सीट्स हैं इनके पास। सीट्स का मतलब कितने सीट? कोवर्किंग स्पेस में हमने क्या बोला, पर सीट ही तो होता है, पूरा एरिया ले लेते नहीं है। तो 14,000 से ज़्यादा सीट्स है इनके पास, 0.9 मिलियन स्क्वायर फीट ऑपरेशनल स्पेस है इनके पास। ठीक है, इनकी यूएसपी क्या है? टीयर 2 सिटीज़ में इनकी पकड़ स्ट्रांग है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा कि टीयर 2 सिटीज़ में ये बूम हो रहा है। ज़्यादातर स्टार्टअप्स टीयर 2 सिटीज़ से स्टार्ट हो रहे हैं। टीयर 2 सिटीज़ का मतलब छोटे शहर, टीयर 1 सिटीज़ का मतलब बड़े शहर, मुंबई, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, सब टीयर 1 सिटीज़ में आ गए। अब टीयर 2 सिटीज़ में बूम हो रहा है, वहां से ज़्यादातर स्टार्टअप्स खुल रहे हैं और इनकी यूएसपी टीयर 2 सिटीज़ में है, वहां पर इनकी पकड़ ज़्यादा है। ठीक, डेवेक्स मतलब डेवेक्स एक्सेलेरेटर वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस और मैनेज्ड ऑफिस सॉल्यूशन प्रोवाइडर है टीयर 2 सिटीज़ में। ठीक, टीयर 1 सिटीज़ में भी है, लेकिन टीयर 2 सिटीज़ में इनकी ज़्यादा पकड़ है। अब बिजनेस मॉडल इनका क्या है, ये ध्यान से समझिए। होता क्या है कि एक छोटे स्टार्टअप को मतलब शुरू होना है, छोटी कंपनी खुलनी है, 5, 10, 15 लोगों से, एम्प्लॉय से शुरू करना है, तो उसको एक तो स्पेस चाहिए अपने लोगों को बिठाने के लिए, प्लस कुछ कॉमन चीज़ें हैं वो भी चाहिए।
पेरोल ऑपरेशन। पेरोल ऑपरेशन क्या होता है भैया? हर आदमी की सैलरी समय पे जा रही है कि नहीं जा रही है। एचआर ऑपरेशन, हर आदमी की जो सैलरी जा रही है उसका हिसाब किताब प्रॉपर रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है। छुट्टी वुट्टी प्रॉपर मैनेज हो रही है कि नहीं हो रही है। कोई एम्प्लॉय ज्वाइन हो रहा है, ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, ये सब जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एम्प्लॉय कोई छोड़ के जा रहा है, प्रॉपर एग्जिट फॉर्मेलिटीज हो रही है कि नहीं हो रही है। अच्छा, उसके साथ ऑफिस में चाय पानी सबका प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा भैया। ऑफिस बॉय प्रॉपर है। ऐसी कई सारी छोटी छोटी जरूरत होती हैं जो कि हर स्टार्टअप, हर कंपनी को चाहिए ही होता है। देखो, एक स्टार्टअप या कंपनी जब शुरू होता है, एक तो उसका कोर बिजनेस मॉडल है। अब कोर बिजनेस मॉडल के लिए अगर 5-7 लोग चाहिए, लेकिन ये जो पेरोल मैंने बोला, सैलरी वाली बात, ये ऑफिस बॉय जैसे मैं ना बोला, या एचआर वाला काम बोला, ये तो कॉमन चीजें, ये सबको चाहिए। तो ये कॉमन चीजें जितनी चीजें होती हैं, ये सब ये प्रोवाइड करते हैं डेवएक्स। सिर्फ जगह नहीं देते, सिर्फ कोवर्किंग स्पेस नहीं देते, सिर्फ सीट नहीं देते, एक तरह का वन स्टॉप सोल्यूशन है जो नए स्टार्टअप, नई ऑर्गेनाइजेशंस, सब कुछ उनको जो चाहिए होती है कॉमन चीजें, वो प्रोवाइड करते हैं। बात समझ में आई? क्लियर है? कुछ सवाल अभी तक? पक्का? ठीक है। आपका भी कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के देना, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपको, पेरोल मैनेजमेंट, आईटीएस सपोर्ट, कंप्यूटर चाहिए भैया। अब कंप्यूटर में कोई खराबी आ गई तो क्या करोगे? इलेक्ट्रिशियन को खुद जाकर के फ़ोन करोगे, इलेक्ट्रिशियन 2 दिन में, अब 2 दिन बाद आएगा। तो ये सारे सपोर्ट सर्विसेज ये खुद देते हैं अपने लोगों को मतलब जो इनसे कोवर्किंग स्पेस में आते हैं। फैसिलिटी मैनेजमेंट, झाड़ू पोछा भैया, हैं, डिज़ाइन, एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट, ये सब कुछ देते हैं। अब यूनिक पोजिशनिंग इनकी क्या है? जैसे मैंने बताया, टियर 2 सिटीज़। कौन कौन से टियर 2 सिटीज़ में? अहमदाबाद जैसे, वडोदरा, राजकोट, जयपुर, इंदौर, उदयपुर, गांधीनगर, ऐसे कई सारे टियर 2 सिटीज़ में इनकी अच्छी पकड़ है भैया। टियर 1 सिटीज़ में भी हैं ये, मुंबई, पुणे, नोएडा, हैदराबाद में भी धीरे धीरे ये एक्सपैंड कर रहे हैं। हाई ऑक्यूपेंसी 87 से 88% इनकी ऑक्यूपेंसी है, मतलब जितना स्पेस ये बना के इनको छोड़ा है, इनका लगभग 88% लग गया है भैया। लोग वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उनको। जिनको भी ये देते हैं उनके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एंटरप्राइज फोकस्ड अप्रोच रखते हैं ये, ठीक। अब आईपीओ की बात आते हैं। आईपीओ जो लॉन्च हो रहा है, जो आ रहा है, कितना आ रहा है, क्या क्या है भैया, आईपीओ की यूएसपी क्या है, आईपीओ में क्या क्या चीज़ें देखें, वो समझते हैं। सबसे पहले जो समझो सर, जो टोटल शेयर ये लेकर के आ रहे हैं, वो 2.35 करोड़ शेयर ये लेकर के आ रहे हैं, मार्केट में उतार रहे हैं। प्राइस बैंड 56 से 61 रुपए पर शेयर का प्राइस रहेगा। लॉट साइज 235 शेयर का एक लॉट रहेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 13,160 रुपए है, मैक्सिमम 14,355 रुपए है, प्राइस बैंड के हिसाब से, क्योंकि आपको एक शेयर मिलता नहीं है आईपीओ में, टोटल लॉट आप खरीदते हो। लॉट कितने का है? 235 शेयर का एक लॉट है, ठीक। टोटल इशू साइज क्या है? 143 करोड़ रुपए, मतलब 143 करोड़ रुपए ये आईपीओ के जरिए उठाने आए हैं मार्केट से। पूरा इशू फ्रेश इशू है। हमने आपको कई बार बताया है कि 2 तरह का इशू होता है, एक फ्रेश इशू और एक ओएफएस। ओएफएस क्या होता है? ऑफर फॉर सेल, यानी कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो पहले से इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, उन्होंने आईपीओ आते ही वो पैसा लेंगे मार्केट से, मतलब आप और हम जो पैसा लगाएंगे वो पैसा लेंगे और वो एग्जिट कर जाएंगे कंपनी से अपना प्रॉफिट बुक करके। दूसरा फ्रेश इशू क्या होता है? इस कंपनी से कोई भी इन्वेस्टर एग्जिट नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ नए इन्वेस्टर लाने के लिए ये आईपीओ लेकर के आ रहे हैं। तो यहां ओएफएस नहीं है, फ्रेश इशू है, मतलब सिर्फ नए इन्वेस्टर्स लाने के लिए, अपने साथ ऑनबोर्ड करने के लिए ये आईपीओ लेकर के आ रहे हैं। प्रोमोटर्स अपना हिस्सा नहीं बेच रहे हैं, ठीक। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम जनरली ये होता है कि आईपीओ जितने में लॉन्च हो रहा है उससे ज़्यादा अगर ग्रे मार्केट में, मतलब आईपीओ आने से पहले जो मार्केट चल रहा है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मैनुअली लेन देन कर लेते हैं, वहाँ अगर ज़्यादा प्राइस चल रहा है तो ये अच्छी बात है। इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम 10 यानी कि 70 रुपये, ग्रस का मतलब प्रीमियम। तो अभी अगर 60 रुपये से लॉन्च हो रहा है तो 60 + 10 70 रुपये, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम 16% ऑलरेडी बेहतर चल रहा है। तो जब ग्रे मार्केट प्रीमियम ज़्यादा होता है तो ये अच्छा माना जाता है आईपीओ के लिए। इससे पता चलता है कि मार्केट में इस आईपीओ को लेकर पॉजिटिव सेंटिमेंट है, डिमांड है कुल मिलाकर के इस आईपीओ की ये। अब आईपीओ टाइमलाइन क्या है? 10 सितंबर को ओपन होगा भैया, 12 सितंबर को ये क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट 15 सितंबर को होगा जिन लोगों ने अप्लाई करा रहेगा। लिस्टिंग डेट क्या है? 17 सितंबर 2025 तक ये 2000 बीएसई और एनएसई में लिस्ट हो जाएंगे। अब आईपीओ के पैसे का इस्तेमाल, ये जो आईपीओ लेकर के आ रहे हैं मार्केट से जो पैसा उठाएंगे, करेंगे क्या? इसका कहाँ लेकर के जाएंगे ये, ठीक है। तो उसके लिए देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि टियर 2 सिटीज़ में ऑलरेडी ये लीडर हैं, टियर 1 सिटीज़ में भी एक्सपैंड कर रहे हैं।
तो ज़्यादा नए सेंटर्स ये ओपन कर पाए, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर पाए, ज़्यादा नए सेंटर स्टार्ट कर पाए, उसके लिए इनको पैसा चाहिए लगभग 74,000 करोड़। ठीक, डेट रीपेमेंट करेंगे लगभग 35 करोड़। 35 करोड़ का इनका कर्जा है जो कि ये रीपेमेंट करेंगे, कर्जा ज़्यादा है, 35 करोड़ ये पे करेंगे। जनरल कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट और अदर्स, उन सब के लिए इनको पैसा चाहिए। अब यहाँ पर एक डेट टू इक्विटी का रेशियो हमने बताया है। होता क्या है, डेट टू इक्विटी, कंपनी पर कर्जा कितना है, कितने कर्ज में जी रही है कंपनी, और उसके बाद इक्विटी यानी कि कंपनी के मालिकों का, प्रमोटर्स का अपना पैसा कितना लगा हुआ है। तो शुरुआत में फाइनेंशियल ईयर 2023 में इनका डेट यानी कि कर्जा था 33 करोड़ के आसपास, 332 मिलियन। इक्विटी कितना थी, 12 मिलियन। टोटल डेट टू इक्विटी 27 का था, जो कि बहुत ज़्यादा है, यानी कि किसी कंपनी के लिए बहुत ख़राब है भैया 27 का। इसका मतलब कर्जा ही कर्जा कंपनी में बहुत ज़्यादा है। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, 2025 आते आते ग्रेजुअली डेट टू इक्विटी रेशियो अपना कम किया है। जनरली क्या होता है कि 1:1 का अगर डेट टू इक्विटी रेशियो है तो वो बेस्ट माना जाता है। हाँ, लेकिन क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कंपनियां होती है, जैसे ये कंपनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में है, वहाँ पे उनका डेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, डेट टू इक्विटी ज़्यादा रेशियो होता है, जो कि ठीक ठाक माना जाता है। तो इनका 2.39x अभी है डेट टू इक्विटी रेशियो। 27 था पहले, उससे ये यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, अब पीयर कंपैरिजन में जरा कर लेते हैं। देखो, पीयर कंपैरिजन मतलब जो कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, वो समझ में आता है। कॉम्पिटिटर्स देखना भैया इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जिस भाव पर, जिस प्राइस पर, जिस चीज़ पर वो ला रहे हैं, जो बिजनेस उनका चल रहा है, उनके कॉम्पिटिटर का क्या हाल है, उससे हमको समझ में आएगा कि ये कंपनी कितना क्या कर सकती है। अब सबसे पहले डेवेक्स, जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, 2023 में जो इनका रेवेन्यू था 59 करोड़ के आसपास का था। उसके बाद 24 में बढ़ा 108 हो गया, 25 में और बढ़ा 158 हो गया। प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट 23 में माइनस में थे, ये -12 करोड़, 24 में 0.4 करोड़ और 25 में 1.8 करोड़ पर। मतलब हमें दिख रहा है कि रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन मार्जिन कितना है, मार्जिन सिर्फ 1% है। अब मार्जिन 1% होना, कई बार ये लगता है कि एक ऐसी कंपनी जिसका मार्जिन सिर्फ 1% पर काम कर रही है, भैया 1% मार्जिन ज़्यादा है कि कम है, तो इसके लिए हम कॉम्पिटिटर को देख लेते हैं। तो इसके जो कॉम्पिटिटर ऑफिस हैं वो 5% के मार्जिन पर काम कर रहे हैं, मतलब ऑफिस से तो कम है। लेकिन बाकी दो कॉम्पिटिटर अगर हम देखें, स्मार्ट वर्क्स और इनक्यूब, ये तो माइनस के मार्जिन पर काम कर रहे हैं, -4%, -12%। तो इन दोनों से तो ये बहुत अच्छे हैं। हाँ, इससे कमजोर है लेकिन इन दोनों से बहुत अच्छा है। ठीक, इसलिए कॉम्पिटिटर देखना जरूरी होता है कि कोई भी नंबर हमको छोटा या बड़ा लग रहा है तो सच में क्या नंबर बड़ा है या छोटा है, तो कॉम्पिटिटर देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक, ऑपरेशनल प्रेजेंस अगर हम देखें तो इस शुरुआत में मैंने बताया कि डेवेक्स 11 सिटीज़ में है, 26 सेंटर हैं, 13,000 सीट्स कैपेसिटीज़ हैं और 87% इनकी ऑक्यूपेंसी है। और ये इनके कॉम्पिटिटर का डेटा है। तो कॉम्पिटिटर को देख करके हमको समझ में ये आ रहा है कि डेवेक्स अभी इन कॉम्पिटिटर से सबसे छोटा प्लेयर है। छोटा प्लेयर होना कई बार अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। जब एक कंपनी छोटी होती है तो उसका ग्रोथ पोटेंशियल हाई होता है, लेकिन जब एक कंपनी छोटी होती है तो उसमें रिस्क भी बहुत हाई होता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें होती हैं उसके साथ। अब इनके कॉम्पिटिटर्स का क्या हाल चल रहा है वो जरा हम देख लेते हैं। स्मार्टवर्क्स और इंडिक्यूब कुछ टाइम पहले जुलाई में आसपास ये भी लिस्ट हुए थे। तो मैं अगर मैक्स मैंने यहाँ पे कर दिया तो ये 7.5% का अब तक अपने इन्वेस्टर्स को इसने कमा के दिया है। ये हमको समझ में आ रहा है, जुलाई में लिस्ट हुआ था। ये किसकी बात कर रहे हैं, इंडिक्यूब की। मैं अगर स्मार्टवर्क्स की बात करूँ तो ये भी जुलाई में के ही आसपास लिस्ट हुआ था और इसने 13% के आसपास अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दिया है। मोटा मोटी ये समझ में आता है कि ये दो कंपनियों का ये हाल रहा है और इसकी डिटेलिंग मैंने यहाँ पर कर दी है। नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को पॉज करके ये पढ़ सकते हो, समझ में आ जाएगा। नीचे अब कंक्लूजन पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंक्लूजन क्या है, मोटा मोटी हमको जरा लास्ट में समझाओ कि हम क्या सार क्या निकला, समरी क्या निकली इस आईपीओ एनालिसिस की, तो वो समझो भैया। डेवेक्स एक्सीलेटर एक इंटरेस्टिंग मौका लग रहा है, खासकर क्योंकि कंपनी तेजी से बढ़ते हुए फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस इंडस्ट्री में टियर 2 सिटीज में एक लीडर है। इसका ग्रोथ अच्छा है, ठीक ठाक रेवेन्यू मॉडल चल रहा है, रेवेन्यू में ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ है। मार्जिन कम जरूर है, लेकिन हम कॉम्पिटिटर को देखते हैं तो हमको मार्जिन ठीक लग रहा है कॉम्पिटिटर को देखने के बाद। ठीक, ऑपरेशन एग्जीक्यूशन अच्छा है, हाई ऑक्यूपेंसी है 87% के आसपास। डाइवर्सिफाइड सर्विस, अलग अलग सर्विसेज ये दे रहे हैं डाइवर्सिफाई करके, क्षेत्र वही है लेकिन उसमें अलग अलग है। बेहतर एबिटा मार्जिन है भैया और डेट में सुधार दिख रहा है। आईपीओ पूरी तरह फ्रेश इशू है जिसमें एक्सपेंशन और डेट को कम करने में मदद मिलेगी। एक्सपैंड भी करेंगे और
कर्ज को कम करने का इनका पर्पस भी जो इन्होंने पहले बता दिया है। प्रोमोटर स्टेक नहीं बेच रहे हैं, ये एक कॉन्फिडेंस दिखाता है इन्वेस्टर्स में कि प्रोमोटर अपना हिस्सा नहीं बेच रहे हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम 16% दिखा रहा है, जो कि मार्केट सेंटिमेंट को पॉजिटिव दिखाता है। ध्यान देने वाली बात क्या है, नेट प्रॉफिट मार्जिन अभी भी लो है, 1%। ये कोई बहुत अच्छा मार्जिन नहीं है। अगर ग्रोथ स्लो हुई तो वैल्यूएशन पर प्रेशर आ सकता है, मार्जिन घट जाएगा ना, और पहले ही कम है। हाई कैपेक्स और फिक्स कॉस्ट की वजह से कैश फ्लो मैनेज करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इनका फिक्स कॉस्ट बहुत है भैया। ठीक, क्लाइंट और जियोग्राफिक कंसंट्रेशन रिस्क है, और टीयर 1 में बड़ी कंपटीशन पहले से मौजूद है। टीयर 2 के तो ये लीडर हैं, लेकिन टीयर 1 जहां पर ये एक्सपैंड कर रहे हैं वहां पर बड़े प्लेयर पहले से मौजूद हैं, तो ये एक बड़ा रिस्क इनके लिए हो सकता है। लेकिन 5 साल में डबल होने का चांस है, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। ये इंडस्ट्री का हमने 5 साल में डबल होने की बात करी थी, कंपनी की नहीं। बट ये पूरी तरह एग्जीक्यूशन, मार्जिन इंप्रूवमेंट और लगातार ग्रोथ पर डिपेंड करेगा। टारगेट एग्रेसिव है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसे में कंपनी कितना क्या कर सकती है वो आप डिसाइड करो। आईपीओ इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं है वो आप डिसाइड करो। मैं सलाह कतई नहीं दे सकता, मैंने आईपीओ की पूरी एनालिसिस कर दी। एक बार डिस्क्लेमर फिर से दे देता हूँ भैया कि ये इसको सलाह कतई नहीं समझे। आईपीओ की हमने एनालिसिस करी है, इन्फॉर्मेशन आपको बताई है। बाकी इन्वेस्ट करना या ना करना ये टोटली आपका डिसीजन होगा। बाकी अगर किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करना होता है या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो फ्री में डीमैट अकाउंट आपको चाहिए ही होता है, जिसको फ्री में खुलवाने का लिंक, मतलब डीमैट अकाउंट आपको चाहिए और फ्री में उसको खुलवाने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी है और पिन कमेंट में भी है। तो डीमैट अकाउंट ज़रूर खुलवाइए भैया, किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए आपको चाहिए होता है और फ्री है। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेशन हम टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करते रहते हैं, वो भी फ्री है, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल पर भी आपको मिलता है और बाकी हमारे सोशल मीडिया लिंक्स भी हमारे सारे डिस्क्रिप्शन में होते हैं। चलो आज के लिए इतना ही।